प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा में। प्यारे बच्चों, आज हम राख की रस्सी तिब्बत की लोक कथा पाठ का अभ्यास करेंगे। इसके आरंभ में जो पहला अभ्यास कार्य है भोला भाला, इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, मेरे विचार से वे यह सोचकर परेशान थे कि मेरा बेटा बहुत भोला है, कहीं लोग उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उसे मूर्ख न बना दें। ख, तिब्बत के मंत्री की जगह तुम होती तो क्या उपाय करती? इसका उत्तर रहेगा, मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होता या होती तो अपने बेटे को छोटे स्तर पर व्यापार कराते हुए दुनियादारी और समझदारी का बोध कराती। शहर की तरफ अगले अभ्यास का शीर्षक है ये। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क, मंत्री ने अपने बेटे को शहर में क्यों भेजा? इसका उत्तर होगा, मंत्री ने अपने बेटे को चालाक एवं हाजिर जवाबी बनने के लिए शहर भेजा। ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर ही क्यों भेजा? इस प्रश्न का उत्तर होगा, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर इसलिए भेजा ताकि वह शहर में रहने वाले चालाक लोगों के साथ रहकर चालाक हो जाए। दूसरा प्रश्न है, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। इस प्रश्न का उत्तर होगा, गेहूँ, बाजरा, धान, ज्वार, रागी, मक्का आदि। ये सभी अनाजों के नाम हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों संज्ञा शब्द हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। आप वहां से वीडियो देखकर पता कर सकते हैं। क प्रश्न है, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा, ये कुछ संज्ञाओं के नाम हैं जिनमें से आपको वर्गीकरण करना है, बंटवारा करना है। इन शब्दों में से जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वे इस प्रकार हैं, लेह, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी, क्योंकि ये सभी विशेष हैं। जातिवाचक संज्ञा, धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा, क्योंकि ये
पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ख प्रश्न है, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखें। धातु सोना, चांदी, लोहा। शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। भोजन रोटी, पराठा, चूरमा। वेशभूषा कमीज, पैंट, शूट। प्यारे बच्चों, इनके अलावा बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। ये उत्तर केवल आपको दिशा देने के लिए, निर्देश देने के लिए, समझाने के लिए हैं। आप अपने मन से भी बहुत सारे उत्तर लिख सकते हैं। आगे अभ्यास कार्य है जिसका शीर्षक है तुम शेर मैं सवा शेर। मुहावरे। यहाँ पर जो शेर शब्द है वो वजन से संबंधित है, भार से संबंधित है। शेर जो है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। मुहावरे। क लोहा मानना मतलब बलशाली समझना, ताकतवर समझना। महत्व अथवा श्रेष्ठता स्वीकार करना। कल की वीडियो में यह उदाहरण दिया गया था। T20 विश्व कप में अंग्रेज़ों ने भारतीय बल्लेबाजी का लोहा माना। ख नहले पर दहला। यह मुहावरा भी कल की वीडियो में करवाया था क्योंकि कल संपूर्ण पाठ को व्याकरणिक दृष्टि से पढ़ाया था। करारा जवाब देना, बढ़ चढ़कर जवाब देना। अकबर की सभा में जब भी कोई मंत्री बीरबल से प्रश्न पूछता था तब बीरबल जवाब में नहले पर दहला मारता था। दूसरा प्रश्न है, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हाँ, मंत्री को यह बात पसंद नहीं आई थी क्योंकि मंत्री चाहता था कि उनका बेटा अपनी खुद की समझबूझ से इस समस्या का समाधान करे, इस समस्या का निवारण करे, इस समस्या को हल करे। सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो प्यारे बच्चों, जिन भी व्यक्ति ने ये चीज़ें खरीदी होगी इन चीज़ों की मदद से उन्होंने अन्य दूसरी चीज़ें बनाई होगी, दूसरी चीज़ों का निर्माण किया होगा। उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन बनाकर गर्म कपड़े बनाए होंगे और सींगों से औषधि यानी दवाइयाँ एवं सजावट का सामान बनाया होगा। बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? अपना अलग अलग तरीका होता है किसी भी बात को कहने का। क चैन से जिंदगी चल रही थी। इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं, जिंदगी चैन से कट रही थी, जिंदगी आराम से गुजर रही थी। मतलब जो यहाँ शब्द है उनके अन्य अर्थ बताकर हम बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। ख होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। उत्तर, उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि वह बिल्कुल होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। उत्तर, मैं इसका समाधान बता देती हूँ, मैं इसका निवारण कर देती हूँ। घ उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उत्तर, उनकी खुद की चालाकी भी काम नहीं आई, उनकी अपनी होशियारी भी काम नहीं आई।
उनकी अपनी बुद्धिमानी भी काम नहीं आई। बहुत तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। क, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो। कक्षा में चर्चा करो। उत्तर, होशियार शब्द का प्रयोग सार्वजनिक एवं सकारात्मक परिणाम के अर्थ में होता है, जबकि चालाक शब्द का प्रयोग निजी स्वार्थ के अर्थ में किया जाता है। भोला शब्द का अर्थ है सीधा सादा, जबकि बुद्धू शब्द का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ़। भोला व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार हो सकता है, लेकिन बुद्धू नहीं। बुद्धू व्यक्ति पढ़ा लिखा और समझदार नहीं हो सकता। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से उस लड़के की परेशानी का समाधान किया था, लोनपोगार के बेटे की समस्या का निवारण किया था। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।